नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने पितान पाठ्य पुस्तक के डायरी के पन्ने नामक पाठ को बताने जा रही हूँ, जो कि एन फ्रैंक द्वारा लिखा गया है। एन फ्रैंक द्वारा लिखित यह डायरी मूलतः द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई, जो इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। यह कहानी ऐसी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर ही सबसे अधिक अत्याचार हुए थे। इस पाठ में लेखिका एन फ्रैंक ने अपने जीवन में आए संकटों का मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। लेखिका ने स्त्रियों पर हुए अत्याचारों का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है और इस पाठ में लेखिका एन फ्रैंक ने अपने जीवन में आए संकटों का मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इस डायरी को एन फ्रैंक की अकाल मृत्यु के बाद उनके पिता ऑटो फ्रैंक ने पहली बार डच भाषा में वर्ष 1947 में छपवाया था और लेखिका ने अपनी डायरी को अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए लिखा है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज। लेखिका डायरी जो है अपने प्यारी किटी, जो उसकी गुड़िया उपहार में मिली थी, उसको संबोधित करते हुए लिखती है। 8 और 10 जुलाई में लेखिका ने अपनी डायरी लिखनी प्रारंभ की। 8 जुलाई 1942 से युद्ध के दौरान 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त स्थान पर छिपे रहे। इनमें से एक लेखिका का परिवार अर्थात फ्रैंक परिवार था, जिसमें 13 वर्षीय एन, जो लेखिका है, उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन मार्गोट थी। जबकि दूसरा परिवार था वान दंपति और उनका 16 साल का लड़का पीटर। इनके साथ एक और व्यक्ति रहता था, जिसका नाम मिस्टर डसेल था। एन फ्रैंक ने डर, आतंक, भूख, गरीबी, मानवीयता, प्रेम, घृणा, प्यास, पकड़े जाने का खौफ आदि का जीवंत वर्णन किया है कि किस तरह से उन्होंने अज्ञातवास में किस डर को झेला था। आतंक, भूख और गरीबी, प्रेम भी तो घृणा भी, पकड़े जाने का जो खौफ, डर मन में बैठा हुआ था, उस सभी का बहुत ही जीवंत वर्णन उन्होंने किया है। ये सब एन के पापा के दफ्तर में छिपे थे। 9 तारीख को दफ्तर की बिल्डिंग के बारे में लिखा गया है। 10 तारीख को लेखिका ने दिन भर अपने पिता के साथ मिलकर दफ्तर के कमरे की सफाई की और सामान व्यवस्थित किया और रसोई को रगड़कर भी साफ करने का काम भी लेखिका ने ही पूरा किया। लेखिका किटी को संबोधित करते हुए यही कहती है कि अभी तक तो मैं कार्य में व्यस्त थी, अब मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। लेखिका शनिवार 28 नवंबर 1942 को आगे अपनी डायरी में लिखती है कि मेरी प्यारी किटी, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा यह होगा कि और अधिक किफायत और हो सकता है कि बिजली भी कट जाए। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मजेदार ख्याल है, नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है, इतना अरसा, इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है 4, 4:30 बजते ही। तब हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए वह वक्त हम उलझ जुलूल हरकतें करके गुजारते हैं। हम पहेलियां बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला। दूरबीन लगाकर पड़ोसियों की रोशनी वाले कमरों में झांकना। लेखिका कहती है कि जब
बिजली कट गई। वो अंधेरे में भी तरह तरह के क्रियाकलाप करते रहते थे। तो कहती है कि मैंने वक्त गुजारने के लिए एक और नया तरीका खोजा। क्या? कि दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते थे, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दा हटाने में कोई हर्षा नहीं होता। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं, और जो मैंने पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पड़ती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम के जमाने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं, जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। क्योंकि मुझ अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ, महाराज डसेल के साथ यह लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ। और चूंकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि वही उनकी पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूं। लेखिका कहती है कि जिनके साथ वह शेयर करती थी अपना कमरा, वह क्या है, वह क्या थे, खर दिमाग और तुनक मिजाज, और हर समय डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी जो है भाषण, उनको लंबा लंबा उबाऊ जो कहते हैं, श्रृंखला मतलब एक कड़ी, कड़ी का मतलब जब उनके भाषण शुरू हो जाते थे तो खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। तो कहती थी कि फिर मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती थी और न सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर है। वो कहती कि मैं अपने ऊपर डांट फटकार सब कुछ सहन कर लूं, लेकिन ये चुगलखोरी का काम वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता है तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेज वान मुझे 5 मिनट के बाद बुलवा भेजती है। वो कहती है कि जब मम्मी भी मुझे सुनाने लगती है उनकी चुगलखोरी के बाद, तो मिसेज वान ही मुझे उससे फ्री करती हैं और वो अपने पास उसको बुला लेती हैं। सचमुच मीन मेक निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो तो सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए। वो कहती हैं कि एक परिवार में सभी कमियां मेन मेक निकालने वाले मतलब कमियां निकालने वाले लोग हों और आप उसका केंद्र बिंदु हो तो ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। वो आगे कहती है कि रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़कर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ। रात्रि के समय वह बिस्तर पर होने के बाद अपनी कमियों के, अपनी बातों के बारे में सोचती रहती हैं, और वे इतनी ज्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो ही सकती हूँ। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ। जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ, वह उसमें कुछ बदलाव चाहती है। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीजें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती। लेखिका क्या कह रही है कि किटी, मैं तुम्हें इतनी सारी, इतनी तरह तरह की बातें तुम्हें बता रही हूँ कि शायद तुम उसमें उलझ ही जाओ, लेकिन मेरी क्या आदत है कि मैंने जो लिख लिया है, जो मैंने बता रही हूँ, उसको मैं काट नहीं सकती। और इस कमी वाले वक्त में कागज को तोड़ मोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना तो बिल्कुल मना है। जब वे अज्ञातवास झेल रहे हैं, उनके पास पूरा कागज भी नहीं है, तो उस कागज में जिसमें कि वो अपने मन की बातें लिख चुकी हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर अगर वो रद्दी की टोकरी में डाल देंगी तो यह तो बिल्कुल ही अनुचित है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना,
क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। वह अब किटी को संबोधित करते हुए कह रही है कि मैंने सबसे ऊपर अपनी डायरी में जो कुछ भी लिखा है तुम उसमें ध्यान मत देना और उसको पढ़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उन बातों को पढ़कर तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से एन अपनी डायरी में अपने मन की बातों को अभिव्यक्त कर रही है। वह बता रही है कि मिस्टर डसेल जो एक अच्छे खासे चुगलखोर व्यक्ति हैं और एन की सारी बातें उसकी मम्मी को बता देते हैं और वही बातें एन की माँ उन्हें दोबारा उपदेश के रूप में सुनाती है। एन अपनी गलतियों के बारे में भी लिखती है। वह रात्रि में जब बिस्तर में होती है तो वह अपनी कमियों के बारे में भी सोचती है और वो कहती है कि मैं अपनी बातों में ही अपनी बातों को सोच सोच कर या तो हंसती हूँ या फिर रो देती हूँ, और वह चाहती है कि अपनी सभी गलतियां वह धीरे धीरे ठीक कर ले। 19 मार्च को एन फ्रैंक ने लिखा कि 1000 गिल्टर के नोट को अवैध मुद्रा घोषित किए जाने से कालाबाजारी करने वालों को बड़ा झटका लगा। बच्चों, मैं आगे की डायरी आपको अपने दूसरे भाग में बताऊंगी। अब मैं पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ।